कि भाई अपनी बहन की उस समय मदद करता है जिस समय उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसका पति उसे धक्के मारकर बाहर भगा देता है तो भाई उसे अपने घर में शरण देता है। उसके बावजूद बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है तो बहन के नाम अपनी खुद की ज़मीन में से एक किला करा देता है कि बहन तेरी सिक्योरिटी है, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू यहाँ रहेगी तो तेरे नाम ये खेत रहेगा, लेकिन तू जब यहाँ से अपने ससुराल चली जाएगी तो इस खेत को हमारे नाम करके चली जाना। दोस्तों, बहन भी यही सब कहती है, लेकिन जब वो अपने ससुराल पहुँचती है वहाँ जाने के बाद वो अपने भाई के नाम उस खेत को कराने के लिए नहीं आती तो भाई वहाँ पर पहुँच जाता है तो बहन उसे साफ मना कर देती है कि मैं अब ये प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं कर सकती क्योंकि मेरा भी तो हिस्सा है, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। दोस्तों, ऐसा वाक्य जब भाई सुनता है तो भाई भी अपने हाथ पैर फेंकने लगता है। बहन भाई का केस कोर्ट के अंदर चल जाता है। कोर्ट में जाने के बाद बहन इस केस को जीत जाती है क्योंकि उसके नाम भाई ने खुद ने प्रॉपर्टी करी थी। तो बहन अब इस केस को जीतकर वहां से वापस चली तो जाती है, लेकिन उसके बाद जो इसके जीवन में होता है कभी इसने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, ये कहानियां उन बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बहन इस तरह से अपनी भाई की प्रॉपर्टी को बेच जाया करती हैं और फिर उनके बाद उनके जीवन में जो होता है आप यहाँ खुद सुन सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से उस बहन का जीवन आगे कटा था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर माता पिता, उनके 3 लड़के होते हैं, एक सबसे छोटी वाली बेटी होती है। दोस्तों, जब सबसे बड़ा वाला बेटा 16 साल का होता है जिसका नाम गणेश होता है तो माँ एक बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद पिता भी बीमार से रहने लगते हैं। जो बड़ा भाई गणेश होता है वो अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ देता है और अपने बहन भाइयों के गुजारे के लिए वो अच्छे से कामकाज करता है, खेती बाड़ी किया करता, अपने पिता के साथ काम धंधा किया करता। इसी तरह से धीरे धीरे करके उसका जीवन आगे बढ़ने लगता है। पिता जब ये लड़का शादी योग्य होता है तो कहने लगता है कि बेटा अब तू शादी कर ले, लेकिन ये साफ मना कर देता है कि पहले मैं अपने बहन भाइयों की शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। दोस्तों, यहाँ पर पिता उसे लाख समझाता है कि बेटा कोई किसी का नहीं होता, तू शादी कर ले, लेकिन ये मना कर देता है। फिर ये अपने भाइयों की शादी करवा देता है, बहन की भी बड़ी धूमधाम से शादी कर देता है। उसके बाद इसकी उम्र लगभग 30 साल हो जाती है। पिता फिर इससे कहने लगते हैं बेटा अब तू शादी कर ले, बिना शादी के तेरा गुजारा नहीं होगा। तुझे पता है कि तेरी जो भाभियां हैं, भाइयों की बहू हैं, वो ज़्यादा दिन तुझे खाना नहीं देंगी, एक ना एक दिन तुझे अलग कर देंगी। उनका रवैया तू देख रहा है ना। तो यहाँ पर जो बेटा है वो पिता की बात मान जाता है और 30 साल की उम्र में उसकी एक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी लड़की के साथ में शादी हो जाती है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। वो भी इसी के तरह की होती है, इसी के तरह सोचती है। फिर ये आगे धीरे धीरे करके आगे अपने जीवन को बिताने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही समय और बीतता है। जो भाई होते हैं वो अपने भाई के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि भैया हमें ज़मीन का बंटवारा करना है, अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, यहाँ पर भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वो सब के सब लोग अब नौकरी लग चुके थे और उनके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा था। वो सोच रहे थे कि क्यों इस भाई को पैसा दिया जाए। अब वो यहाँ पर उस भाई से अलग होने की बात करते हैं। पिता और भाई कहते हैं ठीक है भाई, जब तुम्हें अलग होना है तो अलग हो जाइए, लेकिन पिताजी को मैं अपने पास ही रखूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भाई हैं वो तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तू अपने पास रख, लेकिन पिताजी ये कहते हैं कि बेटा और जगह मेरा गुजारा भी नहीं होगा, तू ही मुझे रोटी देगा। दोस्तों, अब यहाँ पर पूरी ज़मीन का बंटवारा हो जाता है। बंटवारा होने के बाद बड़े आराम से ये सबरे भाई रहने लगते हैं, अच्छे से इनका कामकाज चलने लगता है। लेकिन एक दिन जो इसकी बहन होती है उसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आता है। बहन का नाम राम प्यारी होता है। राम प्यारी अपने पति के साथ रह रही थी, उसको भी 2 लड़कियां और एक लड़का होता है, लेकिन यहाँ पर जो पति होता है शराबी होता है, उसे रोज़ मारा पीटा करता, कभी तो घर से बाहर निकाल दिया करता, कभी रात को उसको इस तरह से फंदा लटका कर कहता कि तुझे मैं इस पर लटका दूंगा। दोस्तों, वो डर जाती है और डर कर अपने बच्चों को लेकर सीधे अपने मायके में आ जाती है। अब यहाँ पर बड़े भाई के पास वो आकर रहने लगती है।
फिर यहाँ जो बहन है वो कहती है ठीक है मैं अब यहीं पर रहूँगी, लेकिन मैं इसके बच्चों को क्यों रखूँगी। बच्चों को वापस वहीं पर छोड़कर आ जाती है और फिर यहीं रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन का वाक्य होता है जब ये बहन बड़ी उदास बैठी होती है, तो यहाँ पर जो इसका बड़ा भाई होता है गणेश इसे पूछ ही बैठता है, बहन हुआ क्या, तेरा जीवन में कोई परेशानी है क्या, तू इस तरह से उदास क्यों बैठी है। तो बहन कहने लगती है कि भाई मुझे पता नहीं आगे मुझे टूक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरा तो जीवन ही खराब हो चुका है। वो कहने लगता है कि बहन तू क्यों टेंशन करती है, तू यहाँ पर रह आराम से, यहाँ तुझे खाने में पीने में कोई कमी है क्या। तो वो कहती है कि नहीं नहीं कमी तो कोई नहीं है। फिर भाई की समझ में आ जाता है कि बहन के नाम भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि बहन को सिक्योरिटी हो कि हाँ मेरा जीवन भी आगे कट जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, कहीं हमारे बच्चे ही इसे खाना पीना ना दें। दोस्तों अब इस तरह से यहाँ पर वो अपने तीनों भाइयों को इकट्ठा करता है, पिता को भी अपने साथ में बिठाता है और कहने लगता है कि भाइयों हमारी बहन यहाँ पर रह रही है, आप लोगों को पता है, लेकिन वो बहुत उदास है, उसके नाम एक किला ज़मीन हम कर देना चाहते हैं। सारे भाई मिलकर उस ज़मीन को उसके नाम उतरवा देते हैं। दोस्तों वो कहने लगते हैं कि हम लोग अपने घर में जाकर बातचीत करेंगे, उसके बाद तुम्हें जवाब देंगे। अब ये तीनों के तीनों भाई अपने घर चले जाते हैं, अपनी पत्नियों से जाकर बातचीत करते हैं। तो पत्नियां साफ मना कर देती हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, किस लिए तुम उसे ज़मीन दोगे। दोस्तों ये भाई अगले दिन आते हैं और अपने भाई से साफ मना कर देते हैं कि भैया हम लोग ज़मीन नहीं दे सकते। दोस्तों अब यहाँ पर ये गणेश अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यार ये लोग तो देंगे नहीं, बहन उदास रहेगी, तू करेगा तो क्या करेगा, तू ऐसा कर 1 एकड़ ज़मीन अपनी में से अपनी बहन के नाम करा दे। पिता हालांकि उसे मना करते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, कई बार ऐसा हो जाता है बहनें ज़मीन को बेच कर चली जाती हैं, उस समय बहुत बुरा लगता है, तू ऐसा मत कर बेटा, ये ठीक नहीं है। लेकिन बेटा मानता नहीं, वो कहता है पिताजी मेरी बहन ऐसी नहीं है और मेरी बहन को सिक्योरिटी चाहिए ना, जब तक वो यहाँ रहेगी, अगर यहाँ से वो अपनी ससुराल जाएगी तो वो मेरे नाम करा जाएगी, उसमें दिक्कत ही क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अपने पिताजी की बात ना मानकर अपनी बहन को अगले दिन तहसील लेकर जाता है और वहाँ अपनी ज़मीन में से 1 एकड़ ज़मीन इस बहन के नाम करवा देता है। बहन बड़ी खुश होती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो यहाँ पर इसकी लड़कियाँ होती हैं वो भी बड़ी हो जाती हैं, गणेश ही उन लड़कियों की शादी भी करवा देता है। इधर जो लड़का होता है इसका वो भी जवान हो चला था, पिता जो होता है वो शराबी होता है, बेटा भी शराब पीने लगा था। पिता यहाँ पर बेटे की शादी कर लेता है। बेटियों की शादी तो इस मामा ने कर दी थी, लेकिन बेटे की शादी में ना तो वो अपने पत्नी को बुलाता ना ही इन मामाओं को बुलाता। अब यहाँ पर जो बेटा है उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बेटा को पता चलता है कि यार हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा कर्जा हो चला है और माँ के नाम मामा ने 1 किला ज़मीन कर रखी है, क्यों ना माँ को लाया जाए और माँ की वो ज़मीन अपने नाम उतरवा ली जाए। दोस्तों ऐसा सोचकर वो बेटा अपने मामा के घर जाता है, अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि माँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और माँ तू अपने घर चल, यहाँ पर कैसे रहेगी, तू कब तक रहेगी। माँ तो माँ ही होती है, माँ द्रवित हो जाती है और अपने भाई से पूछने लगती है भैया मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आया है, क्या मैं इसके साथ चली जाऊँ। तो वो कहता है कि हाँ हाँ अगर तुम्हारा बेटा लेने के लिए आया तो जाना चाहिए। थोड़ी देर में ही उसका पति भी वहाँ पर आ जाता है, वो भी माफ़ी मांगने लगता है। अब तो यहाँ पर भाई को भी होने लगता है कि ठीक है यार अब अच्छी बात है, ये जा रही है तो इसे जाने दिया जाए। फिर वो अपनी बहन से कहता है कि बहन वो 1 एकड़ ज़मीन जो है उसे अब तू मेरे नाम उतरवा देना, क्योंकि मैंने तेरी सिक्योरिटी के लिए वो तुझे दी थी और अब तू अपने घर परिवार में जा रही है तो तुझे अब उस ज़मीन की क्या ही ज़रूरत होगी। वो कहती कि हाँ हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन के बाद मैं आ जाऊँगी और उस ज़मीन को तेरे नाम उतरवा जाऊँगी। दोस्तों 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जो बहन होती है उसका आने का नाम ही नहीं लगता। 4 दिन भी बीत जाते हैं। अब 4 दिनों में जो भाई है वो परेशान होने लगता है कि यार पता नहीं मेरी बहन क्यों नहीं आ रही, क्यों उस ज़मीन को नहीं उतरवाना चाहती। उसके बाद भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर बहन से कहने लगता है कि बहन चलो उस ज़मीन को मेरे नाम उतरवा दो। बहन कहती है कि उस ज़मीन में मेरा भी तो हिस्सा है, वो मेरे बाप की तो ज़मीन है, उसमें मेरा भी हिस्सा है। तो यहाँ पर भाई कहने लगता है कि बहन तुम्हारा हिस्सा है तो बराबर का हिस्सा होना चाहिए ना, जो हम 3 भाइयों ने ज़मीन बांटी है उसमें चौथा हिस्सा तेरा होना चाहिए था ना। अगर तू हिस्सा ही लेने वाली है तो सारे हिस्सा को ले, तू मेरे ही हिस्से को क्यों लेना चाहती है। बहन कहती है कि नहीं नहीं भाई इसमें भी मेरा हिस्सा है और मैं इसको अब तुम्हें नहीं दूंगी।
मैं अब इस ज़मीन को अपने पास ही रखूँगी। दोस्तों, बहन की ऐसी बातों को सुनकर भाई बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो अपने घर आ जाता है। बहन का जो माइंड है उसे उसके बेटे ने, उसके पति ने बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि मानो अब वो उनके लिए ही बनी थी। जो भाई का प्यार था उसे सब कुछ को भूल चुकी थी। भाई ने इतनी मुसीबत में उसका साथ दिया था, वो सब उसके मतलब एकदम से साफ हो गया था, कुछ भी वहाँ पर नहीं रहा था। अब उसे लग रहा था कि बस मेरा पति है, मेरा बेटा है, जो कुछ है बस यही लोग हैं। दोस्तों, अब ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है। कोर्ट के अंदर जाने के बाद कुछ दिन ये मामला कोर्ट के अंदर चलता रहता है और कुछ दिन के बाद ही इस मामले में जो बहन है वो जीत जाती है, क्योंकि भाई ने खुद अपनी मर्जी से होशो हवास में उसके नाम रजिस्ट्री कराई थी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो भाई है उदास सा वहाँ से बाहर निकलने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन पलों को याद करने लगता है जब उसने बहन की मदद की थी, भाई की मदद की थी, लेकिन आज उसकी मदद में कोई भी खड़ा नहीं होता। उसका खुद का अपना एक किला अपनी बहन वहाँ से लेकर जाती है, वो उसे बेच जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो भाई की पत्नी होती है वो अपनी ननद से कहने लगती है कि तूने बहुत अच्छा काम नहीं किया, तू इसका परिणाम जरूर भुगतेगी। देख लेना, जिस भाई ने तेरे लिए इतना सब किया तू उसके साथ में ऐसा काम कर रही है, तू देख लेना इसका परिणाम जरूर भुगतेगी। भाई कहता है कि बहन तू जा, सुखी रहे और इससे तेरा गुजारा होता रहे, मैं तुझे बद्दुआ नहीं देना चाहता। उसके बाद भाई अपनी पत्नी को लेकर घर चला जाता है, बहुत ही मायूस होता है, परमात्मा को याद करता है। और यहाँ पर जब इसकी लड़की जो राम प्यारी होती है, इसकी लड़की होती है, वो ये बात सुनती हैं तो वो अपनी माँ से रुष्ट हो जाती हैं, माँ को बुरा भला कहती हैं कि माँ आज के बाद हम तेरे घर पर कभी भी कदम नहीं रखेंगे। माँ, तूने तो बहुत बुरा काम कर दिया, अगर हम तेरे घर से तेरी ज़मीन को, तेरे घर को हम लेकर जाएं तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? माँ, हम तेरे यहाँ पर कभी भी कदम नहीं रख सकते और ना ही हम ऐसा करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास भुखमंगो है ही क्या। वो ऐसी बातें उनसे कह देती हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही सारी ज़मीन जायदाद को बेच दिया था, बस एक घर बचा था और आज उनके पास पैसे हो जाते हैं तो उनके मौज ही मौज होते हैं। वो बेटी की तरफ भी ध्यान नहीं देते, बेटी भी वहाँ से सीधे अपने मामा के घर चली जाती है। मामा से कहती है कि मामा, मेरी माँ ने बहुत बुरा किया है। मामा कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, वो अपने भाग्य का लेकर गई, हमसे क्या ही लेकर गई है, हमें तो परमात्मा और देगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मामा है उसकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है, उसके कामकाज अच्छे चलने लगते हैं, उसका बेटा जवान हो जाता है, वो सरकारी नौकरी में लग जाता है। इधर जो बहन होती है राम प्यारी, उसके अब बुरे दिन आने स्टार्ट हो जाते हैं। 6 महीने से 7 महीने तक तो उनके दिन बड़े ऐश के साथ बीते, लेकिन 7 महीने के बाद जब वो पैसा ख़त्म हो जाता है तो वही बेटा अब उसे लात मारने लगता है, उसका पति उसे ठोपरें मारने लगता है। दोनों बाप बेटे शराब पी कर आते और इस माँ को मारा पीटा करते। दोस्तों, अब वो बीमार रहने लगती है, अब वो इस तरह की हो गई थी, ना तो घर की ना घाट की। तब तो वो अपने मायके में जा सकती थी, अपने भाइयों के पास जा सकती थी, वहाँ रह सकती थी, लेकिन अब वो जाए तो जाए कहाँ, वो करे तो क्या करे, उसका जीवन एकदम नर्क बन जाता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वो बीमार रहने लगती है और बीमार रहकर चारपाई पर टिक जाती है। उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं होता, उसका शरीर लग जाता है। दोस्तों, फिर एक दिन वो इस जहां को छोड़कर चली जाती है। उससे पहले उसके जीवन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, कीड़े उसके शरीर में पड़ जाते हैं। दोस्तों, जब भाई को ये सब बातें पता चलता है तो भाई को बुरा भी लगता है, भाई जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम उसकी पत्नी रोक देती है, कहती है कि अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उसके भी दिल और दिमाग में वही बातें घूमती है कि जो बहन मेरे हिस्से को इस तरह से मुझसे छीन कर ले गई, उसके पास मैं क्या ही चाहूँगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो भाई है उसके तो बल्ले बल्ले है, उसकी तो मौज है, हर तरह से मौज आ रही है, लेकिन बहन का जीवन नरक बनकर उसने कीड़े पड़ पड़ के उसने अपने जीवन को इस तरह से बिताया था। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो जाती हैं। ये कहानियाँ उन बहनों के लिए है जो बहन इस तरह से सोचती हैं कि मेरा हिस्सा मेरे भाई के हिस्से में है, भाई के हिस्से में बहन का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि जो पिता की प्रॉपर्टी होती है उस पर बेटों का अधिकार होता है, जो बहन होती है उसका अधिकार उसकी ससुराल में होता है और वहीं पर उसे वो अधिकार जमाना चाहिए। बस मायके में तो उसका इतना अधिकार होता है कि वहाँ की वो बेटी है, वहाँ वो कभी भी आ जा सकती है, अपने दुख सुख में वो उनसे सहारा ले
ले सकती है, उनके साथ बैठकर बातचीत कर सकती है, अपने जीवन को आगे बिता सकती है। लेकिन कोई भी बहन अगर ऐसा करेगी तो उसके साथ में यही सब होगा। ये सारी चीज़ें बहनों को देखनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बहनें आजकल कलयुग में होती जा रही हैं। पहले तो कभी एक आधी बहन ऐसी देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल तो कई बहनें ऐसी देखने को मिल जाती हैं जो भाई की प्रॉपर्टी को बेच कर चली जाती हैं। वो याद रखें, बुढ़ापा उनका भी आएगा, बेटी उनकी भी होंगी, तो उनकी बेटी जब उनके घर से उनकी ज़मीन को लेकर जाएंगी तो कैसा लगेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।